गुड मॉर्निंग बेटा। ऑलरेडी मैं आपका इनकम टैक्स का यूनिट 1 और कॉस्ट अकाउंट का यूनिट 1 कवर कर चुका हूं। आपको मटेरियल भी मैंने प्रोवाइड कर दिए है। अब आपकी जिम्मेदारी है, जिसने नहीं लिया वो मटेरियल है, 1-2 दिन में दूसरे सब्जेक्ट के भी मटेरियल्स आ जाएंगे। मैं कंटिन्यू करूंगा पीओएम के ऊपर। इसमें भी ऑलरेडी मैंने बता दिया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशंस क्या है, मैनेजर रोल्स क्या है, मैनेजर स्किल्स क्या है। तो उसके बाद हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल्स कवर किए थे। आज और एक आईएमपी टॉपिक पे जाएंगे, टेलर, कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। टेलर का मैनेजमेंट की फील्ड में कंट्रीब्यूशन क्या है। तो पहले अपने टेलर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। The concept of scientific management was introduced by Frederick Winslow Taylor, F.W. Taylor, in USA in the beginning of 20th century. He is known as father of scientific management. MCQ में पूछा जा सकता है कि जो F.W. टेलर थे वो कौन थे? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो हेनरी फ्योल पढ़ा वो मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग होता है एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। यानी विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट एनीथिंग तुम कुछ भी नहीं कर सकते। 2 सेकंड फटाफट बोलो। नई क्लास चालू। साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज रिलेटेड विद इंप्रूविंग एफिशिएंसी एट शॉप लेवल। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। कौन से लेवल पे? शॉप लेवल। जिसने पेम्पलेट ले ली है वो लोग टिक करते हो जाना एमसीक्यू के साथ। शॉप लेवल मींस बॉटम लेवल, उनको इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि एक्चुअल काम तो वही वर्कर कर रहे हैं। अब इनकी डेफिनेशन क्या है? तो इनकी डेफिनेशन तो ऑलरेडी अपने पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद नोइंग what you want to do, तुम क्या करना चाहते हो, and then see how it can be done in cheap and best way। उसके बाद इसको देखो कि ये काम को तुम अच्छे तरीके से सस्ते में कैसे कर सकते हो। क्लियर? ये डब्ल्यू टेलर की डेफिनेशन हुई। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? तो मैंने ऑलरेडी पहले ही शुरुआत में बता दिया, acceptance and application of method of scientific investigation and analysis for the solution of problem of industrial management। यानी बिजनेस के अंदर हर जगह साइंटिफिक एप्लीकेशन लाना। साइंटिफिक का मतलब विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट एनालिसिस आपको कोई डिसीजन, आपको कोई काम करना नहीं है। टेलर कंट्रीब्यूटेड इनटू 2 पार्ट्स। बेसिकली आप लोगों ने पुराने स्टैंडर्ड में 12th कॉमर्स हो के F.Y. बीकॉम हो, वहां पे आपने सिर्फ टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़े, टेलर का कंट्रीब्यूशन नहीं पढ़ा। तो प्रिंसिपल्स को मैं थोड़ा स्लो में जाऊंगा, शॉर्ट में जाऊंगा, बिकॉज वो ऑलरेडी आप 12th कॉमर्स में वो पढ़ चुके हो और F.Y. बीकॉम के अंदर सेकंड सेम में भी प्रिंसिपल ऑफ टेलर में पढ़ चुके हो। मगर ये एलिमेंट एंड टूल्स ये आपके लिए नया है। टेलर कंट्रीब्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देखो जो जो मैंने बोल्ड करा है वो सब आपको अंडरलाइन करना है। ये सब एमसीक्यू में आपको आ सकता है। जिसके पास मटेरियल नहीं हो प्लीज अपना इंस्टॉलमेंट जमा करा दे और अपने मटेरियल ये क्लास से कलेक्ट कर ले। तो कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। नंबर 1 एलिमेंट एंड टूल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टूल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एंड नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यानी टेलर के कंट्रीब्यूशन को 2 भाग में। एलिमेंट क्या है तो अपने ये डिटेल में देखेंगे। टेलर कंडक्टेड मेनी एक्सपेरिमेंट एट हिज वर्क प्लेस। टेलर ने एक्सपेरिमेंट कोई कंपनी में नहीं करे थे, जहां पे वो काम करता था वहीं किए थे। टू फाइंड आउट, क्यों वर्क प्लेस पे? क्योंकि काम करने की जगह पे ही पता चलेगा कहाँ इंप्रूवमेंट लाना है, कैसा इंप्रूवमेंट लाना है। टू फाइंड आउट how people could be made more efficient. All this experiment has given following features of management। इसको features भी बोला जाता है, इसको element भी बोला जाता है, इसको tool भी बोला जाता है। तो इनके कितने प्रिंसिपल थे? प्रिंसिपल तो 5 ही है, मगर ये एलिमेंट कितने? टोटल इनके 8 एलिमेंट है। कितने? 8 एलिमेंट। कितने? 8। याद रखना, एक भी कम नहीं लिखना, 8 लिखना है एलिमेंट पूछा जाता है तो।
तो पहला आता है सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग। क्या बताया? प्लान करने वाले अलग कर दो और एक्चुअल काम करने वाले अलग कर दो, यानी डिसीजन लेने वाले अलग, डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने वाले अलग। समझ में आया? क्या क्यों उन्होंने बताया, क्यों इन्होंने बताया? तो मैं उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी बता दो तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्या होता था, वर्कर जहां पे काम करते थे उनके पीछे एक लीडर लग दिया जाता, गैंग बॉस बोला जाता था जिसको, सुपरवाइजर। तो वर्कर क्या होते थे, खुल के काम करना चाहते तो भी खुल के नहीं कर सकते। क्यों? उनको मालूम है कि बात करेंगे, कुछ अलग करने जाएंगे तो उनका सुपरवाइजर उन पर निगरानी रख रहा है। कितनी बार होता है, प्रेशर रहता है। अगर कोई आपकी देख रेख आपके ऊपर खड़ा हो जाता है, सामने आके खड़ा हो जाएगा ना, देख देख करेगा कैसा कर रहा है क्या नहीं, सुपरवाइज कर रहा है। तो आते जैसे एग्जाम में आपको होता है कि आपको आता सब कुछ है, मगर कोई टीचर आपके बाजू में आके खड़ी हो जाएगी तो आपका पेन हाथ दूझने लगता है कि यार मैडम खड़ी हो गई, मैं क्या लिखूं, प्रेशर। तो टेलर ने क्या बताया, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग। प्लानिंग करने वाला अलग, काम करने वाला अलग। देखो देखते हैं। Taylor suggests that there should be separation of planning from actual doing of work. Before Taylor management, देखो before यानी जब तक टेलर ने ये इम्प्लीमेंट नहीं करा था, ये थियरी नहीं बताया, तो उसके पहले क्या होता था, वर्कर यूज टू प्लान अबाउट हाउ टू डू वर्क, व्हाट इंस्ट्रूमेंट आर नेसेसरी। यानी पहले वर्कर को ही नक्की करना पड़ता था कि भाई ये काम करने के लिए हमको काम कैसे करना है, काम करने की मेथड कैसी रहेगी, कौन से वस्तुओं की हमको जरूरत पड़ेगी, किस प्रकार हमको काम करना है, प्रोडक्शन हमें कैसे करना है, सब किसको करना पड़ता था, एक रिलेटेड यानी एक ही पर्सन मींस वर्कर को। कब? साइंटिफिक मैनेजमेंट के पहले। एंड द वर्कर वाज पुट अंडर सुपरवाइजर गैंग बॉस। ना वर्कर किसकी निगरानी में काम करते थे, एक सुपरवाइजर की निगरानी में। द जॉब ऑफ, देखो सुपरवाइजर का काम क्या होता है वो भी दिया, द जॉब ऑफ gang boss was to see how worker were performing, but it was creating a lot of problem। तो कॉमन है, इसके वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे। तो टेलर ने अपनी डेफिनेशन में क्या बताया, therefore Taylor suggested separation of planning and doing। according to him planning should be left for supervisor, यानी क्या काम करना है, कौन सा माल लाना है, कौन से सामान की जरूरत है, कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, सुपरवाइजर। एंड वर्कर शुड एम्फसाइज ओनली ऑन ऑपरेशन वर्क। वर्कर मगर एक ज काम करेंगे, उनको जो काम दिया गया एक्चुअल करना हुआ, जिसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग। क्लियर? आगे बढ़ते। फंक्शनल फॉर्मेनशिप एमसीक्यू में आ सकता है। टेलर वो पहले इंसान है जिन्होंने फंक्शनल फॉर्मेनशिप पे बात की, या ना डिवीजन पे। देखो द टेलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फॉर्मेनशिप। एमसीक्यू बन गया। वो भी किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन। टेलर सजेस्टेड अपॉइंटमेंट ऑफ 8 पर्सन। कितने लोग? 8। आउट ऑफ दिस द 4 पर्सन आर कंसर्न विद प्लानिंग। 4 लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। बाकी के 4 लोग क्या करेंगे, एक्चुअल काम करेंगे। देखो लिखा हुआ था 4 पर्सन आर कंसर्न विद प्लानिंग and remaining person are concerned with doing aspect of the work, and this is against unity of command principle। जो हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल था ना, कमांड देने वाला एक होना चाहिए, प्रिंसिपल के अपोज में। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि यूनिटी ऑफ कमांड इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप का मतलब क्या होता है, काम को डिवाइड कर दो स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। 4 की टीम, इन्होंने 8 का एग्जाम्पल दिया है। समझ में आया? वो डिपेंड करता है जॉब और कंपनी के आउटपुट पर। तो पहला था तुम्हारा, कौन सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 1 कौन सा था, भूल गए क्या यार? तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, कॉन्सेंट्रेट करो। सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग। नंबर 2 फंक्शनल फॉर्मेनशिप। नंबर 3 जॉब एनालिसिस। बहुत काम का पॉइंट है ये, इसमें से शॉर्ट नोट आती है, अरीमा का क्वेश्चन सिलेक्ट होता है। जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है, हाउ टू दे डू द थिंग बेस्ट। काम को अच्छे से कैसे करना है। इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्टडी। पूछ सकते हैं रिमार्क में, एक्सप्लेन टाइम स्टडी, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन स्टडी, ऑन द बेसिस ऑफ फैटिग स्टडी। तीनों 3 स्टडी पढ़ाता हूँ जॉब एनालिसिस में।
कौन सी? टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी। टाइम स्टडी क्या है? तो टाइम स्टडी से आपको क्या पता चलता है कि पहले से तुमने कोई पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए टाइम दे दिया है, समझ में आया, ताकि तुम कैलकुलेशन कर सको। देखो मैं पढ़ता हूँ, इट डिटरमाइन रिक्वायर टाइम टू कंप्लीट अ मूवमेंट। यहाँ पे मूवमेंट का मतलब होता है टू कंप्लीट अ जॉब। द मोमेंट विच टेक मिनिमम टाइम इज द बेस्ट मोमेंट। सीधा है कि कौन से काम करने से, किस प्रकार काम करने से कम समय में आप अच्छा काम कर लोगे। इट हेल्प टू फेयर वर्क फॉर अ पीरियड, जिसके जरिए क्या होगा, आप वर्कर को काम दे सकते हो कि भाई आप 8 घंटे काम करते हो तो आपको एटलीस्ट 200 यूनिट या 180 यूनिट या 190 यूनिट बनाने चाहिए टाइम के मुताबिक। दैट इज कॉल्ड टाइम स्टडी। स्टडी ऑफ टाइम इज नोन एज टाइम स्टडी। सेकंड वन इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब क्या होता है कि भाई जब तुम काम करते हो, जब तुम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हो, समझ में आया, तो उसमें बहुत से काम होते हैं। मोशन स्पीड में होते हैं, कोई काम स्लो होते हैं, कोई काम सिस्टमेटिक होते हैं, कोई काम स्टेबल होते हैं। तो मोशन स्टडी क्या होता है कि भाई वर्कर का अननेसेसरी मूवमेंट भी नहीं होना चाहिए। क्या? अननेसेसरी मूवमेंट भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, सिंपल एग्जांपल। आप स्कूल जाते थे, आपको रिसेस कब मिलती थी? कंप्लीट 4 पीरियड के बाद। 4 पीरियड के बाद रिसेस, फिर 4 पीरियड। अगर स्कूल वाले करें, 1-2 पीरियड हुए 10 मिनट की ब्रेक दो, वापिस 2 पीरियड हुए 10 मिनट की ब्रेक दो, वापिस 2 पीरियड हुए 10 मिनट की ब्रेक दो, आधी कलाक का ब्रेक देना है। तो 2-2 पीरियड के लेक्चर में देखिए ना, तो बच्चों का जो थर्ड पीरियड में, फिफ्थ पीरियड में इंटरेस्ट होना चाहिए, वो नहीं होगा। सही है? तो वही बता, देखो मैं पढ़ता हूँ। इट मेक द स्टडी ऑफ मूवमेंट इन पार्ट विच आर इन्वॉल्व इन द जॉब। इट हेल्प टू, ये कई के लिए काम आती है, इट हेल्प टू एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब निकाल देना, अननेसेसरी मूवमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ ओनली नेसेसरी मूवमेंट। यानी जो बेकार की चीज उसको हटा दो, जो काम की चीज उसको रहने दो। When unnecessary movement are eliminated, it reduce the time of doing work। यानी कॉमन है कि जो चीज काम की नहीं है, जो चीज काम की नहीं है उसको तुम उसमें काम में इंक्लूड ही मत करो, फालतू में इंक्लूड ही मत करो। यानी अननेसेसरी चीजों को हटा दो, कि जो चीज तुम्हारे मौसम में, जो चीज आपके काम की है वही चीज करना, बाकी की चीज पे ध्यान नहीं देना। क्लियर? टाइम स्टडी, मोशन स्टडी। अब आता है फैटिग स्टडी। जैसे मैंने भी एग्जांपल विशेष वाला दिया कि वर्कर को कितने समय के बाद गैप देना है, रेस्ट देना है। कैंटीन फैसिलिटी की जैसे बोलते हैं ना, अपना नाश्ता कर लो, चाय पी लो। देखो, इट शो अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क। आफ्टर सर्टेन टाइम वर्कर फील फेटिग एंड कैन नॉट वर्क विद फुल कैपेसिटी। हो जाता है ना कि जैसे आप क्लास में आते हो तो आप लोगों की आदत है कि भाई कलाक, सवा कलाक, 1.5 कलाक का लेक्चर ले, कलाक, सवा कलाक, 1.5 कलाक का लेक्चर ले। मगर कभी हो जाता है कि भाई 2 कलाक, 2.5 कलाक तो आपके मुंह बन जाते, तो दैट इज कॉल्ड बोरिंग। तो अगर कोई वर्कर काम करता है तो ही हैज टू डिसाइड कि कितने समय के बाद वर्कर को रेस्ट देना है, ताकि वो अपने वापस से वो रेस्ट पीरियड लेके दोबारा मोशन में काम करना स्टार्ट कर दे। तो दिस इज कॉल्ड फैटिग स्टडी। कितने पॉइंट अवॉर्ड हुए? 3। सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग, यानी काम करने वाले अलग और एक्चुअल प्लानिंग करने वाले अलग। फंक्शनल फोरमैनशिप, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन। एंड पॉइंट नंबर 3, स्टडी ऑफ टाइम, मोशन एंड फैटिग। क्लियर? अब पॉइंट नंबर 4 देखते, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन, तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वर्कर आपके बिजनेस में काम करता है, अगर कोई वर्कर एक्चुअल में काम करता है, तो उसको सही तरीके का इंस्ट्रूमेंट, सही तरीके के रॉ मटेरियल, सही तरीके के इम्प्लीमेंट नहीं दिए जाएंगे, इससे क्या होगा, आपके काम करने में रुकावटें, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जो ऑलरेडी हम कॉस्ट अकाउंट में पढ़ चुके हैं, हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट। तो सिमिलरली वही बताया, द स्टैंडर्डाइजेशन शुड बी मेंटेन इन द इंस्ट्रूमेंट एंड टूल। यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें अपने कि भाई आज तुमने अहमदाबाद से रॉ मटेरियल मंगाया, 15 दिन के बाद सूरत में कोई दूसरी कंपनी से मंगाया, तो कॉमन है तो आपका रॉ मटेरियल का जो क्वालिटी है, आप व्यापारी चेंज करोगे, कंपनी चेंज करोगे, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस आने वाला है। तो उसके वजह से क्या होगा, आपका जो एक्चुअल आउटपुट है उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। तो दिस में अपन देखो, देखो क्या लिखा है, द स्टैंडर्डाइजेशन शुड बी मेंटेन इन इंस्ट्रूमेंट एंड टूल, पीरियड ऑफ वर्क, वर्किंग कंडीशन इज आल्सो एसेंशियल। अगर वर्कर को तुम सही बेटर कंडीशन प्रोवाइड नहीं करोगे, एफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं दोगे, फ्रिंज बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करोगे, तो वर्कर मोहब्बत से, दिल से काम
नहीं कर पाएगा। तो ये सब क्या बताए, दे शुड बी फिक्स्ड इन एडवांस। तो ये सब चीजों को आपको पहले से नक्की करके रखना ऑन द बेसिस ऑफ जॉब एनालिसिस। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो कि टेलर इज ओनली रिलेटेड विथ लोअर लेवल, मगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई बंदा आपकी कंपनी में एज ए जनरल मैनेजर के तौर पर अपॉइंट होता है तो व्हाट इज द प्रोसीजर टू प्रोवाइड हिम वर्क कंडीशन। तो भाई जनरल मैनेजर है, उसका अलग से केबिन होना चाहिए, उसके केबिन में एसी होना चाहिए, बैठने के लिए चेयर होनी चाहिए। मगर आप जनरल मैनेजर को भी वर्कर के साथ बिठाओगे, वहाँ पंखों के ठिकाने नहीं होंगे, उसको बैठने की फैसिलिटी नहीं होगी, तो कॉमन है, दिस इज नॉट स्टैंडर्डाइजेशन। तो टेलर सजेस्ट के भाई देयर शुड बी स्टैंडर्डाइजेशन इन बिफोर इन एडवांस, यानी एडवांस में ही आपको स्टैंडर्डाइजेशन नक्की करके रखना है कि कौन से जॉब के लिए कौन सी चीज की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग टू वर्कर। साइंटिफिक सिलेक्शन का मतलब क्या होता था, ये तुम प्रिंसिपल में भी पढ़ोगे, नॉट रूल ऑफ साइंस, नॉट अ रूल ऑफ थंब। तो टेलर ने क्या सजेस्ट किया, देयर शुड बी साइंटिफिक सिलेक्शन इन द बिजनेस। अगर तुम कोई वर्कर को अपॉइंट करते हो तो साइंटिफिक करो। साइंटिफिक का मतलब क्या ऑलरेडी मैंने बताया, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। डायरेक्टली तुम कोई बंदे को सिलेक्ट मत करो, उसका क्वालिफिकेशन देखो, उसका एक्सपीरियंस देखो, उसका काम करने का तरीका देखो, उसकी स्किल को देखो, उसके बाद आपको वर्कर को सिलेक्ट करना है। एंड आफ्टर सिलेक्शन you cannot appoint him directly on the job, because in practical knowledge actual condition and learning condition is totally different. So Taylor suggests that there should be selection as well as training to the worker. ट्रेनिंग टू द वर्कर का मतलब क्या होगा, तुम सही ट्रेनिंग दोगे तो वर्कर का काम अच्छा होगा, जिसके वजह से आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रिडक्शन होगा, आपका एफिशिएंसी इंक्रीज होगा और वेस्टेज कंट्रोल होगा। देखो अंदर वही लिखेला है। Taylor suggests that workers should be selected on scientific basis, that is on the basis of education, experience, attitude, physical strength, etc. Similarly, the worker should be allotted him on the basis of physical fitness. ये भी बताया गया है कि जैसे हेनरी फ्योल की तुम आगे फर्दर स्टडी करोगे तो वहां पे आएगा, उन्होंने बताया था कि जो रिस्की काम है वहां पे यूथ को रखो, जो हेवी काम है वहां पे यूथ को रखो, बिकॉज दे विल एबल। कोई बूढ़ा इंसान हो उसको ऐसे कोई जगह पे काम पे मत रखो जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस हो। Taylor also suggested proper importance will be given to training to worker, because training increases the efficiency and effectiveness of the worker। ये सब चीजें जो बोल्ड की वो आपको मटेरियल के अंदर अंडरलाइन कर लेनी, आपको एमसीक्यू में काम आ सकता है। And sixth point element of Taylor definition is financial incentive. Financial means पगार, पैसा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कैन मोटिवेट द वर्कर टू पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट। सीधी बात है, अगर आप मुझे पैसा दोगे तो मुझे पढ़ाने का भी मजा आएगा। आप मुझे पैसा दोगे तो मैं एक नहीं 3 लेक्चर भी डालूंगा, मगर आप पैसा नहीं देते तो मैं एक लेक्चर ही डालता हूँ। क्लियर, सिंपल है। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव कैन मोटिवेट द वर्कर टू पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट, यानी पैसा मिलेगा तो काम अच्छा होगा। सो टेलर अप्लाइड डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, या पोस्ट अकाउंट में पढ़ोगे। डिफरेंशियल पीस रेट यानी जो वर्कर जितना काम करेगा उसको उसके प्रोडक्शन के मुताबिक पैसा मिलेगा। ये एमसीक्यू में आ सकता है। अंडर दिस सिस्टम इफ वर्कर कंप्लीट द नॉर्मल वर्क ही गेट वेजेस एज अ हायर रेट पर पीस। ये सब क्या, ये सब थियरी नहीं है, ये पूरा के पूरा तुम्हारा कॉस्ट अकाउंट का यूनिट 2 है कि भाई वेज कैसे नक्की करना है। तो और हमारे टेलर ने और क्या सजेस्ट किया था, ये भी बताया था कि मिनिमम पीस रेट ऐसा रखो कि अगर वर्कर थोड़ा भी काम करता है तो उसको मिनिमम इतना तो मिलेगा, मगर अगर एक लिमिट के बाहर जाएगा तो उसको उसके हिसाब से एक्स्ट्रा अमाउंट भी, इंसेंटिव भी दिया जाएगा। एंड लास्ट वन इज इकोनॉमी। तुमने अभी तक सिर्फ वर्कर का ही सोचा, भाई बिजनेस के बारे में भी तो सोचना है ना। तो टेलर ने क्या बताया, टेलर सजेस्ट इक्वल इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू द प्रॉफिट इन इकोनॉमी इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। यानी बिजनेस चलाने के लिए प्रॉफिट भी जरूरी है, मगर प्रॉफिट मस्ट बी इक्विटेबल एंड फेयर। अंदर लिखा नहीं इक्विटेबल एंड फेयर, यानी बहुत ज्यादा भी तुम प्रॉफिट चार्ज मत करो। अब प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाता है तो उसका सॉल्यूशन भी बताया उन्होंने। सो द टेक्निक ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट एंड कॉस्ट कंट्रोल शुड बी एडॉप्टेड। अब ये सब चीज आप कॉस्ट अकाउंट में डिटेल में पढ़ोगे। टू अचीव इकोनॉमी एंड प्रॉफिट there should be increase in productive capacity and elimination of wastage। एंड आपके पास जो रिसोर्सेज है उसका अच्छा इस्तेमाल करना और जितना हो सके वेस्टेज को दूर करना। क्लियर, दिस आर द एलिमेंट ऑफ FW टेलर। प्रिंसिपल्स में नहीं पढ़ा था बिकॉज ये पूरे के पूरे प्रिंसिपल्स जो आप लोगों ने FY BCom में पढ़े सेम टू सेम
वर्ड टू वर्ड, मैंने एक वर्ड भी ज्यादा नहीं लिखा, फर्स्ट ईयर का मटेरियल निकाल के चेक कर सकते हो, पूरे के पूरे वही है जो आपने F5 बीकॉम में पढ़े थे, 12th कॉमर्स में पढ़े थे, सेम MCQ, देयर इज नो चेंज इन द आंसर, बराबर। तो ये तुम लोग पढ़ लेना, आज का लेक्चर अपने यहाँ पे कवर करते। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड प्लीज कलेक्ट योर पेम्पलेट। पेम्पलेट आ चुके हैं, बोलना मत सर एग्जाम की डेट आ गई मटेरियल नहीं था, मैं 15 दिन से बोल रहा हूँ मटेरियल आ चुका है। Please bring photograph and your installment and collect the pamphlet.